हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सीकर में ऑनलाइन वीडियो क्लासेज जारी हैं और उसी कड़ी के अंदर कल हमने लेपिडोडेंड्रोन के स्टेम के बारे में बात की थी और उस स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस की थी हमने। आज हम इसका तीसरा वीडियो लेने जा रहे हैं और ये तीसरा वीडियो है इसकी पत्ती की स्ट्रक्चर से संबंधित, लेपिडोडेंड्रोन की पत्ती से संबंधित। और पत्ती के साथ साथ में हम इस लेपिडोडेंड्रोन का स्ट्रोबिलस या सेक्स ऑर्गन किस प्रकार का होता था उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसकी पत्ती की स्ट्रक्चर। लेपिडोडेंड्रोन की पत्ती को लेपिडोफिलम के नाम से जाना गया है। लेपिडोफिलम, जैसा कि हमने पेलियोबोटनी के नोमेनक्लेचर के अंदर बात की थी कि कोई पार्ट किसी प्लांट के स्टेम का है तो उसके नाम के अंत में फिलम शब्द लगा हुआ है, तो ये लेपिडोडेंड्रोन की पत्ती का पार्ट है जिसे लेपिडोफिलम के नाम से जाना गया है। लेपिडोडेंड्रोन की जो पत्ती होती है ये लिग्यूलेट प्रकार की होती हैं, जीभ नुमा होती हैं और इसे फॉरम जीनस लेपिडोफिलम के नाम से जाना गया है। इसकी स्टडी इस जीनस के नाम से की गई है। ये जो पत्तियां होती हैं लेपिडोडेंड्रोन के तने की छोटी शाखाओं पर सर्पिलाकार क्रम में या स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, इस प्रकार की मानी गई हैं। और ये जो पत्तियां होती हैं सिंपल सरल होती हैं और लगभग रेखा के रूप में होती हैं या लाइनियर रूप में होती हैं। इनकी साइज 1 से लेकर के 20 सेंटीमीटर लंबाई तक होती है और इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो उसमें केवल एक ही वेस्कुलर स्ट्रैंड देखने को मिलता है, एक ही समनपुल देखने को मिलता है। पत्ती के दोनों ओर रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि अपर सरफेस एज वेल एज लोअर सरफेस, दोनों सरफेस पर रंध्र पाए जाते हैं। ये पत्तियां डेसिडुअस होती हैं या पर्णपाती होती हैं, यानी कि बसंत ऋतु आने पर ये शरद ऋतु के जाने पर गिर जाती हैं और बसंत ऋतु के आने पर वापस आ जाती हैं। जब पत्तियां गिरती थी तो इनके पिरामिड आकार के गद्दीनुमा कुशन लाइक और रोम्बोइडल लीफ बेसेस तने पर ही लगे रह जाते थे, यानी कि इस शेप के पत्तियों के गिरने के निशान जो रोम्बोइडल या कुशन लाइक रूप में होते थे जो तने के ऊपर गिर जाते थे। इस प्रकार के जो परमानेंट चिरस्थायी पर्णाधार होते थे वो संपूर्ण तने की सतह के ऊपर पाए जाते थे। इस लेपिडोडेंड्रोन के तने के ऊपर इस प्रकार की रोम्बोइडल कुशन नुमा जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये पर्णाधारों की लंबाई अधिक होती थी और चौड़ाई कम होती थी। इन लीफ बेसिस की लंबाई अधिक होती थी, चौड़ाई कम होती थी। दूसरी ओर यदि बात करें कूटवंश लेपिडोफ्लॉइड्स जो पत्ती से संबंधित ही है, इनकी चौड़ाई अधिक होती थी और लंबाई कम होती थी, यानी कि जो दूसरा कूटवंश इसकी पत्तियों से संबंधित है जिसे लेपिडोफ्लॉइड्स कहा गया है, उसके पर्ण आधार की चौड़ाई ज़्यादा होती थी और लंबाई कम होती थी। और लेपिडोडेंड्रोन के इन गद्दीनुमा स्थायी पर्णाधारों के शीर्ष सिरे में ऊपर वाले पर्णाधार के आधारीय सिरे से अलग कुछ दूरी पर पाया जाता था और गद्दीनुमा पर्णाधार के आधार पर अनुप्रस्थ काट की स्टडी करते हैं तब ये मालूम चलता है कि इसकी स्ट्रक्चर आधारीय भाग में ट्रायंगुलर होती थी, त्रिभुजाकार होती थी और इससे हट करके कुछ दूरी पर ये समचतुर्भुजाकार या पिरामिड की जैसे होती थी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर भी इसके अंदर देखने को मिलती है और ये रोम्बोइडल या चतुष्कोणीय पर्णाधार के ठीक ऊपर एक चपटा पर्ण चिन्ह पाया जाता था जो फ्लैट लीफ स्कार के रूप में या गद्दीनुमा आकृति के बीच में पाया जाता था, जिस पर 3 बिंदुओं की छाप मौजूद होती थी। मध्य छाप जो होती थी ये गोल बिंदु के रूप में होती थी, जो बीच वाली छाप होती थी वो गोल बिंदु के रूप में होती थी।
ये जो गोल बिंदु के रूप में होती थी मध्य छाप पे, ये पर्ण में समवेत स्टैंड की स्थिति को इंगित करती है, वैस्कुलर बंडल की पोजीशन को इंगित करती है। और इस प्रकार जो वैस्कुलर बंडल है वो दोनों ओर से फ्लैंक्ड ऑन आइदर साइड बाय पेरिक्नोज के द्वारा घिरा हुआ रहता था। ये जो पेरिक्नोज होते थे ये एक प्रकार की एरेनकाइमा होती थी, यानी कि वायु उत्तक के रूप में होती थी, जो समवेत बंडल के समानांतर पैरेलल कुछ दूरी तक आगे बढ़ करके मीजोफिल सेल से मिल जाती थी या पर्णमध्योतक कोशिकाओं से ये मिल जाती थी। इस प्रकार पत्ती के चिन्ह के ऊपर 3 बिंदुओं की छाप में मध्य बिंदु समवेत बंडल और 2 पार्श्व बिंदु पेरिक्नोज की उपस्थिति को परिलक्षित करते हैं। क्योंकि पेरिक्नोज कोशिकाएं वायुतक से जुड़ी होती थी, अतः ये वायु को पत्तियों के भीतर लाने और वलकुट द्वारा इसे तने तक पहुंचाने में सहायक होती थी। और जो पत्तियों के चिन्ह हैं लीफ स्कार, उनके नीचे 2 स्पष्ट बिंदु पेरिक्नोज की आंतरिक शाखाओं के अंतिम सिरों को निरूपित करते थे, ये भी प्रेजेंट होते थे। ये सिरे पत्ती की निचली सतह से ऊपरी भाग की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। ये पत्तियों के जो चिन्ह होते हैं ये ऊपर से एक छाप और भी पाई जाती थी, जो ऐसा माना जाता है संभवतः लिग्यूलर पिट की उपस्थिति को निरूपित करती है। जिस प्रकार से आपको सिलेजिनेला नामक टेरिडोफाइट में लिग्यूल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ऐसी यहाँ पर कल्पना की गई है कि यहाँ पर भी लिग्यूल जैसी स्ट्रक्चर होती थी, जो लिग्यूलर पिट के रूप में इंडिकेट करती है। और पत्तियों के चिन्ह से उत्पन्न 2 पार्श्वीय कोण लेटरल एंगल्स स्थायी पर्णाधार के निचले भाग में पाए जाते थे। इसे के साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये जो एंगल्स के रूप में पाई जाती थी वो ऊपरी भाग को अलग करते थे। और इस लेपिडोफिलम पत्ती की यदि इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, आंतरिक संरचना की बात करें, तो इसके अनुप्रस्थ काट में बाहरी रूपरेखा ट्रायंगुलर दिखाई देती है, त्रिकोणीय दिखाई देती है। इसकी निचली सतह पर 2 लंबवत पंक्तियों की खांच दिखाई देती हैं, जिसमें स्टोमेटा पाए जाते थे, ऐसा प्रतीत होता है। और इसके आंतरिक संरचना के अंदर 4 स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। ये जो 4 स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, जो इसकी कोशिकाएं एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित होती थी और इसकी सतह पर अनेक स्टोमेटा पाए जाते थे या रंध्र पाए जाते थे इसके अंदर। और इसके नीचे की तरफ दूसरा भाग जो बी रूप में है, जिसे हाइपोडर्मिस के नाम से जाना जाता है। और ये हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी होती थी। और इस परत की जो कोशिकाएं होती हैं ये 6 से लेकर के 8 पंक्तियों में पाई जाती थी। और रंध्र के स्थानों पर ये दृढ़ोतकी कोशिकाएं नहीं होती थी, एब्सेंट होती थी। देन तीसरा पार्ट इसके मीजोफिल को इंडिकेट करता है या पर्णमध्योतक को इंडिकेट करता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती थी। ये अलग अलग प्रकार की किस रूप में पाई जाती थी, ये हम आगे इसमें बात कर रहे हैं आपके सामने कि ये कोशिकाएं किस रूप में पाई जाती थी। ये कोशिकाएं वैस्कुलर बंडल को घेरती हुई पतली भित्ति के रूप में पाई जाती थी। और ये पॉलीगोनल कोशिकाएं होती थी जो अनियमित रूप से व्यवस्थित होती थी। और पॉलीगोनल कोशिकाओं के द्वारा एक श्रृंखला का निर्माण होता था, जो बीच में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसीज पाए जाते थे। और ये एक समान कोशिकाओं द्वारा निर्मित
पेलिसेड टिश्यू भी देखने को मिलता है, खम्भ उत्तक भी देखने को मिलता है, ये पेलिसेड टिश्यू। देन इसके अंदर स्टील देखने को मिलती है, पत्ती के अंदर रंभ देखने को मिलता है। ये रंभ वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए संचरण उत्तक पाया जाता था, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता था। इसकी कुछ सेल्स छोटी और चौड़ी होती थी जिसमें सेकेंडरी थिकनिंग पाए जाते थे, जबकि अन्य जो सेल्स होती हैं वो थिन वाल्ड होती थी। और समन बंडल के अंदर उपस्थित जाइलम उत्तक में पाई जाने वाली जो ट्रैकिड्स होती थी वह स्क्लेरिफॉर्म रूप में पाई जाती थी। जाइलम की आकृति बेलनाकार या फ्लैटेंड होती थी, चपटी होती थी। जाइलम एवं संचरण उत्तक के बीच नीचे की ओर फ्लोएम उत्तक पाया जाता था। ऐसे स्ट्रक्चर इसकी पत्ती की होती थी। देन इसका सेकेंड पार्ट हम ले रहे हैं जो इसके शंकु को रिप्रेजेंट करता है, शंकु को रिप्रेजेंट करता है या स्ट्रोबिलस को रिप्रेजेंट करता है। और हमने पहले डिस्कस किया है किसी प्लांट फॉर्म जीनस के रूप में स्टडी की जाती है और वो उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें स्ट्रोबिलस का है तो स्ट्रोबस शब्द लगा हुआ है और ये स्ट्रोबस शब्द रिप्रेजेंट करता है ये किसी प्लांट के स्ट्रोबिलस का पार्ट है। लेपिडोडेंड्रोन की इस शंकु का जो अध्ययन है इस फॉर्म जेनेरा लेपिडोस्ट्रोबस के रूप में किया गया है। इसका यदि शॉर्ट में हम बात करें तो लेपिडोडेंड्रिल्स जो ऑर्डर है इसके जो मेंबर्स हैं ये हेट्रोस्पोरस प्रकार के होते थे। हेट्रोस्पोरस मीन्स हमने पहले बात की है डिफरेंट शेप और साइज के स्पोर्स का पाया जाना या माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर का पाया जाना हेट्रोस्पोरी के नाम से जाना गया है। इन पादपों के जो बीजाणु पर्ण होते थे, स्पोरोफिल्स होते थे, वो कॉन्स और स्ट्रोबिलस के रूप में अरेंज्ड होते थे। जिस प्रकार से सिलेजिनेला के अंदर आपने स्ट्रोबिलस का नाम सुना है उससे मिलते जुलते आप कह सकते हैं कि इस रूप में इनके ये रूप प्रेजेंट होते थे स्ट्रोबिलस के रूप में। ये आप देख सकते हैं कि जो शंकु होता था उसके शाखाओं के अग्रस्त सिरों पर विकसित होते थे, जिस प्रकार से सिलेजिनेला के ऊपर जो एंड ब्रांच होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सुस्पष्ट और इलोंगेटेड होते थे, दीर्घित और लंबी स्ट्रक्चर के रूप में होती थी। ये स्ट्रोबिलस के केंद्रीय अक्ष पर अनेक सैवरंत और छत्रिकाकार पेडिसिलेट और अम्बिलेट प्रकार के लिग्यूल युक्त बीजाणुपर्ण होते थे, जिस प्रकार से सिलेजिनेला के अंदर ये सर्पिलाकार और चक्रिकाकार क्रम में व्यवस्थित होते थे इस रूप में। और इनकी बीजाणुधानियां बीजाणुपर्ण की ऊपरी सतह पर संपूर्ण तल में संलग्न होती थी। बीजाणुपर्ण की आधारीय भाग से संपूर्ण वृंत का निर्माण होता था और बीजाणुपर्ण का अग्रस्त सिरा एक चौड़े सहपत्र के रूप में ब्रैक्ट के रूप में समान होता था और ऊपर की ओर ये मुड़ जाता था और अपने आगे वाले बीजाणुपर्ण को ढके हुए रहता था, आवृत किए रहता था या ढके हुए यह रहता था और इसकी सुरक्षा का कार्य भी ये करता था। और बीजाणुपर्ण के ऊपरी मुड़े हुए भाग तथा बीजाणुधानी के मध्य एक लिग्यूल प्रेजेंट होता था। इसको हम इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। इस स्ट्रोबिलस की ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये ऐसे कैसे कॉन एक्सिस देखने को मिल रही है, ये कॉन एक्सिस। और इस कॉन एक्सिस के ऊपर आपको ये जैसे स्पोरोफिल बीजाणुपर्ण दिखाई दे रहे हैं और ये स्पोरोफिल ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ रही है और इस स्पोरोफिल में इस जगह पर ये तो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है जो ऊपर वाले स्पोरेंजिया को दबा रखा है और ये यहाँ पर इस जगह पर
लिग्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पर भी हमने लिग्यूल की बात की है। और इस लिग्यूल के ऊपरी सरफेस के ऊपर ये जैसे मेगास्पोरेंजिया हैं, जिसमें 1 2 3 4 मेगास्पोर प्रेजेंट हैं। ये भी मेगास्पोरेंजिया 1 2 3 4 मेगास्पोर प्रेजेंट हैं। ये यहाँ पर मेगास्पोर प्रेजेंट हैं मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ये भी मेगास्पोर 1 2 3 4 ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया है। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स हैं, इंडेफिनिट माइक्रोस्पोर्स हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया भी स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट है। आप जानते हैं कि जिस स्पोरोफिल की एक्सिस में या सतह के ऊपर मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है तो इसे मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। और जिसकी एक्सिस के ऊपर या सतह के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं तो उसे माइक्रो स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का ये स्ट्रोबिलस है। और इस स्ट्रोबिलस में नीचे की तरफ मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरोफिल्स हैं, ऊपर की तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। हर एक स्पोरोफिल का ऊपरी भाग अगले वाले ऊपर वाले को दबाए हुए है और हर एक स्पोरोफिल के साथ में लिग्यूल प्रेजेंट है। इसकी संरचना को आप कोरिलेट कर सकते हैं सिलेजिनेला के स्ट्रोबिलस से। यहाँ पर आप देखें तो इस का जो पार्ट है, इस पार्ट को भी आप देख सकते हैं। और इस पार्ट के अंदर आधारी भाग के अंदर हमने बात कर दी है कि नीचे की तरफ मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होती हैं और ऊपर की तरफ माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रकार की स्थिति इसके अंदर देखने को मिलती है। और हर एक जो स्पोरोफिल है, इस स्पोरोफिल के अंदर आप देखें तो इस स्पोरोफिल के अंदर एक ऐसा खित समेन स्ट्रैंड देखने को मिलता है जो थॉमस 1978 का मानना है कि लेपिडोकार्पेसी जो कुल है उसके अंदर 2 शंकु पाए जाते हैं, ऐसा इनका मानना है। और प्रत्येक जो स्पोरेंजियम है वो स्पोरेंजियम एक स्तरीय भित्ति द्वारा घिरी हुई रहती है जिसे स्पोरेंजियल वाल के नाम से हम जानते हैं। और प्रत्येक बीजाणुधानी के अंदर आर्किस्पोरियम प्रेजेंट होता है जो बीजाणुधानी कैविटी के अंदर उभरे हुए रूप में रहता है, जिसे ट्रेबिकुली के नाम से भी जाना जाता है, जो परिवर्धनशील बीजाणुओं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है या खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का यह कार्य करता है। इस प्रकार से आपने इस वीडियो के माध्यम से लेपिडोडेंड्रॉन की पत्ती किस प्रकार की होती है और लेपिडोडेंड्रॉन के अंदर स्ट्रोबिलस किस प्रकार का होता है और स्ट्रोबिलस में स्पोरेंजिया किस प्रकार की होती हैं और उनमें किस प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेपिडोडेंड्रॉन एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के रूप में प्रेजेंट था, जो आज पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये फॉसिल के रूप में प्रेजेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोरोना काल में घर रहिए और राजकीय विज्ञान महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल से एज वेल एज आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनसे जुड़े रहिए, अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।